अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 3 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनकी एक जजमेंट के मुतालिक आज खबर आई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बर्तरी है वो FCC कोर्ट यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनको होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। क्या आइन के अंदर इसके कोई तरमीम मौजूद हैं? ये अल्फाज जो है वो ऑनरेबल जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब की तरफ से आए, जो एक पिटिशन की समाअत कर रहे थे, जो गालबन जो है वो एक मैरिज के मुतालिक था, जो क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी है उनसे और जो मुसलमान जो लड़का था उसके मुतालिक थी। तो ये एक जो है वो एम्बिग्विटी है या इसके अंदर कोई ऐसा लीगल जो है वो डिस्कशन का मार्जिन मौजूद है जिस पे बात की जा सकती है, क्योंकि आज तक हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो है वो सुप्रेमेसी मानते रहे कि जो निचली कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और नीचे जो लोअर कोर्ट है, उसके अंदर हम एज ए प्रेसिडेंट पेश करते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। लेकिन इस डिसीजन के अंदर उन्होंने ये बात कही कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का बार बार जिक्र ना किया जाए, उससे जो है वो एक एम्बिग्विटी फैल रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि नादरा के लॉज के अंदर एक तरमीम जो है वो लाई जा रही हैं, जिसके अंदर किसी भी शख्स का जो ID कार्ड है उसको ब्लॉक किया जा सके। सेनेट ने गालबन इसके अंदर मंजूरी दे दी है, बाकी उसका प्रोसीजर होना भी बाकी है। लेकिन उसके बाद जो है वो अब किसी भी शख्स का, किसी ऐसे शख्स का जो किसी जो है वो जुर्म के अंदर मुलव्वस है, उसका ID कार्ड ब्लॉक करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा कानूनी इदारों के लिए। इस पर बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि अदालतों में अभी जो है वो एक आप छुट्टियां कहें या एक लॉकडाउन, फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो छुट्टियां होती हैं, उसका क्या असर पड़ता है? क्या जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनको भी आम इदारों की तरह जो है वो इस तरह से बंद करना चाहिए या उनको जो है वो खुला रहने देना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हमारी पेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक जो है मौजूद डिस्कशन का जो है वो उसके अंदर मार्जिन मौजूद है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इन्हें काफ़ी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, उनसे इन मौज़ूआत के बारे में पूछेंगे। साथ ही साथ मियाँ नईम अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, एक मंजे हुए जो है वो हमारे जो लीगल कम्युनिटी है उसके अंदर एक वकील के तौर पे जाने जाते हैं, उनसे भी पूछेंगे। और कंपैरेटिवली यंग लॉयर मोहम्मद अली भट्ट साहब, वो भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर अदालतों में पेश होते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों मौज़ूआत के बारे में वो किस तरह से सोचते हैं। पहले मैं जो है वो नुमान आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। बीइंग द सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मामला जो है वो इसको एक मुकाबले की शक्ल में देखना चाहिए कि FCC कोर्ट, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, जो 27वीं तरमीम के बाद आए, तो उन्होंने आज एक जैसे खबर आपने पढ़ी है और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप हमें ना बताएं, उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, हमें अब जो है इसके अंदर बर्तरी हासिल है। गालिबन आर्टिकल 189 का भी तस्करा कर रहे हैं। क्या बैकग्राउंड है, पहले तो थोड़ा बताएं, क्या तरमीम के अंदर वाकई इस तरह से है? जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये एक मामला वफाकी आईनी अदालत के सामने था। इसमें एक मुस्लिम मर्द और एक ईसाई खातून, उनकी शादी का मामला था और ईसाई खातून ने उससे पहले वो मुसलमान हो गई थी। तो ये हेबियस का केस था। नीचे सेशन कोर्ट में भी खिलाफ होता है, गालबन लड़की के वालिद साहब ने फाइल किया, हाई कोर्ट में भी खिलाफ होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी अल्टीमेटली उनके खिलाफ ही हुआ। इसमें कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की गई बार बार, तो उसको मलूज़े आतर रखते हुए जो वफाकी आईनी अदालत उनके जो जज साहब हैं, जस्टिस हसन अस्करी रिजवी, उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली कही है कि आर्टिकल 189 जो कि 27वीं अमेंडमेंट के बाद बदला गया है, उसका अगर मुताला किया जाए तो उसमें ये बड़े ही वाज़े और अंदाज में और सरीहन लिखा गया है कि वफाकी आईनी अदालत के जो फैसले हैं वह सुप्रीम कोर्ट समेत सब अदालतों पे बाइंडिंग है। और 189(2) कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सब अदालतों में बाइंडिंग है एक्सेप्ट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक, सो एक हायरार्की तो मुतय्यन होगी कि जो वफाकी अदालत आईनी अदालत है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नाम होने के बावजूद नंबर 2 पे है, और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर लोअर जुडिशरी। तो ये इस तनाजुर में इसमें जिक्र किया गया। अब जो बुनियादी बात देखने वाली है कि अगर हम ये देखें, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के पास बाकी अदालतों की तरह भी दो बुनियादी जुरिस्डिक्शंस होती हैं। एक उसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एक होती है एपलेट। उसके अलावा भी काफ़ी एडवाइजरी, रिविजनल, वो सारे हैं, लेकिन अभी दो बुनियादी बातों में मैं ज़रा इस पर जिक्र करना चाहूँगा।
87 अमेंडमेंट से पहले जब सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था तो ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन हम सुना करते थे 184(3) के तहत हुआ करती थी, जिसमें कोई फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्विंग मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जी, तो उसके तहत डायरेक्ट जिस तरह के 199 की जो प्रोविजंस हैं वही रिट्स उनका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता था। और एपलेट जो मैटर्स थे, एपलेट मैटर्स नीचे से जो सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, और जो उसके अलावा रिट जुरिस्डिक्शन भी है उसमें जो फैसले होते थे उनकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली आया करती थी। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के बाद इसको भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दी गई है, बल्कि इसी की अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और एपलेट जुरिस्डिक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किन किन मामलात में हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में की जा सकती है, और इसका खुद ही मतलब है कि उन मामलात में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल नहीं की जा सकती। ये कैसे अनुमान जी, बात ठीक है, लेकिन जो एक बात जानने के लिए है वो ये जरूरी हो गया कि अब जो लोअर कोर्ट्स हैं मिसाल के तौर पे वहां पर अगर एक तनाज़ा आ जाए जिसके अंदर एफसीसी कोर्ट की भी फाइंडिंग मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की भी बाइंडिंग है मौजूद हैं उसके अंदर जो प्रेसिडेंट, तो कौन सी प्रवेल करेगी? एफसीसी प्रवेल करेगी? देखिए, इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, एक बुनियादी बात ज़हन में रखना जरूरी है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़ेर बहस जो फैसला है उसमें ये बड़ा ही सरीहन ये बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पूरी हिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहनत से और वक्त के साथ बड़े बड़े भरपूर फैसले किए हैं, पॉइंट ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ उन्होंने मुतय्यन किए हैं। सो उसकी परसुएसिव वैल्यू जरूर है। परसुएसिव वैल्यू और बाइंडिंग वैल्यू में हमारे वकील भाई इसको अच्छी तरह जानते हैं, आम जो हमारे नाजरीन उनके लिए, कि परसुएसिव वो होती है कि जो जरूरी नहीं है कि वो अदालत उसको उसकी पैरवी करे, लेकिन उसको देख के उससे परसुएड हो सकती है और उसके प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक फैसला कर सकती है। और अदर जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग होती है। तो इस फैसले में लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अच्छी तरीके से देखने के बाद और अगर लगे कि वो पेटेंटली इलीगल है तो रीजंस देते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उससे डिसएग्री कर सकती है। यानी मार्जिन जो है मौजूद है। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। मियां साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। परसुएसिव और बाइंडिंग नेचर, एक तो थोड़ा आम नाजरीन भी जाहिर है इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या डिफरेंस इसके अंदर मौजूद है, और फिर अगेन ये कि क्या जो है वो मुनासिब होगा कि आप सारा जो लॉ डेवलप हुआ उसको आप बिल्कुल एक नए सिरे से करें और दूसरी साइड से लॉयर आके कि जनाब ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, या फिर ऑनरेबल कोर्ट उसके अंदर जो है वो काम की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ले सकते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें बिल्कुल नुमान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो परसुएसिव जो इसमें चीज़ें वो रहनुमा असूल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने कोई फैसला करना है। ठीक। अब वो रहनुमा असूल जो है जिसको हम आम फहम में कहते हैं, कोई भी अदालत जब फैसला करती है तो वो किन किन चीज़ों का, किन किन कवानीन का, किन किन इससे पहले जो फैसले हुए उनका ख्याल करती है। ठीक। तो अदालत जो परसुएसिव जो जजमेंट्स हैं या जो उसमें चीजें हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, कोर्ट उनसे रहनुमाई ले सकती है। अगर उनके सामने कोई और फैसला मौजूद नहीं है और वो फैसला जो है वो भी कॉमन सेंस के ऊपर जो है वो बेस करता है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, तो कोर्ट उसको भी तस्लीम कर लेगी। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, कि उसको ये लगे कि ये जो पहले फैसला है सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी और अदालत का, किसी और अदालत से मुराद के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डिफरेंट मुमालिक में हैं, इंडिया में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमारे इधर रेफर की जाती हैं, यूके की भी अदालत की जजमेंट्स हमारे इधर रेफर की जाती हैं। अगर ये लगे कि उसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो लिखा गया है या जिस तरह से डील किया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जज साहबान है उनका व्यू डिफरेंट है, तो हम ये कहते हैं कि उनका जो फैसला है या जो सुप्रीम कोर्ट का पहले किया गया जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता। उन्होंने अपना फैसला खुद करना है कि वो किस तरह से इसको जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखते हैं। जबकि जो आम 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के जो फैसला जात हैं वो नीचे तमाम अदालतों में जितनी भी अदालतें हैं उनके लिए बाइंडिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, एक इसमें और भी समझने की बात है, वैसे भी जो फैसला जात होते हैं वो इक्वल कोर्ट में बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने हम केस कोई आर्गू कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई जजमेंट
पेश कर देते कि जी इस पॉइंट के ऊपर फला जजमेंट है, वो असिस्टेंस के लिए तो होगी लेकिन वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का ही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट के जज साहबान के सामने बाइंडिंग इफेक्ट है, ठीक ठीक, वो उनके लिए बाइंडिंग है। जब आप इक्वल लेवल के ऊपर जजमेंट दे के बैठे हुए हैं और आप जज साहबान सुन रहे हैं, तो फिर वो जज साहबान बाज दफा अब हर 10, 15, 20 साल बाद लॉ चेंज होता है, ठीक, डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस होती हैं। यही तो खूबसूरती है लॉ की कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो चेंज होती रहती है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि जब पहले हमने लॉ ये एस्टेब्लिश कर लिया कि जो एविडेंस है इसको वैल्यूएट किया जाएगा ट्रुथ और फॉल्स में, जो ट्रुथ होगा ज्यादा अगर है तो उसको विटनेस को ट्रुथफुल कह दिया जाता है, जो अगर फॉल्स ज्यादा वो बोल रहा है तो उसको फॉल्स विटनेस हम कह देते हैं। लेकिन ये सारा एक लॉ जो है वो चलता रहा। अब जो रिसेंट जजमेंट्स आ गई इसमें कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान ने भी ये जजमेंट्स दे दी कि किसी मटेरियल पॉइंट के ऊपर अगर विटनेस झूठ बोल गया है तो वो ट्रुथफुल विटनेस नहीं रहेगा, यानी जूरिस्प्रूडेंस हमने चेंज कर दिया। ठीक ठीक, इसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस चेंज होती रहती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है तो अब नए जो जज साहबान है अगर वो कोई फैसला उसके अगेंस्ट, उसके डिफरेंट उनका व्यू है तो वो दे सकते हैं। हाँ, ये बात पहले जरूर होती थी कि अगर फर्ज करें पहले 2 जज साहबान का फैसला है तो उस व्यू को चेंज करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब ही है कि उसने जो फैसला करना है कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक, वो बाकी तमाम लोगों ने वो उसको इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो वो डील नहीं कर रही, अब कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही कर रही है, तो उसका फैसला ऑटोमेटिकली जो है वो कॉमन सेंस की बात है कि वो बाइंडिंग कर जाएगा। ना भी ना लिखा होता फिर भी वो बाइंडिंग इफेक्ट आएगा। मैं अली आपकी तरफ आऊंगा, आप भी रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में पेश होते हैं, कितना जो है वो एक तब्दीली आएगी इसके अंदर? जाहिर है अभी एक लॉ को डेवलप होते हुए टाइम लगेगा, उस वक्त तक जो है वो आप जो नज़ीरें हैं सुप्रीम कोर्ट की वही आप पेश करके अपने मामला चलाएंगे, क्योंकि हर मामले के अंदर तो अभी एफसीसी कोर्ट की उस तरह से जो है वो आपको प्रेसिडेंट भी नहीं मिलती, तो आपको उसमें तो अलाउ है 189 के अंदर, किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाह, आपने बजा फरमाया, अभी तो एक बेसिक शुरू हुआ है, अब ये देखना है आगे ये कहाँ तक चलता है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ये देखना है कि जो एफसीसी कोर्ट्स हैं ये क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बन गए हैं या उनके बराबर है, पैरेलल चलेंगी, कैसे आगे मामला को चलेगा। मिसाल के तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी नज़ीरें हैं वो हम पेश कर सकते हैं, लेकिन कल को अगर एफसीसी की कोई नज़ीर सामने आ जाती है तो आपस में तसादुम तो नहीं हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जज साहिबान है वो किसको देख के फैसला करेंगे, एफसीसी कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इस चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आया हमने किसको फॉलो करना है। कल को ये ना अभी तरमीम भी तो चैलेंज है, अभी उसके ऊपर भी तो फाइंडिंग आनी है, वो एक अलग बात है जी, किस गवर्नमेंट के अंदर आती है क्या आती है, उस वक्त तक तो जाहिर है आपको जो एज पर लॉ है उसी पे चलना पड़ेगा। सर तो आज का जो फैसला आया है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया होगा ठीक है, लेकिन अब से हम ये फैसले को सादर करते हैं, तो आगे से आगे भी चल के ये हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि इस चीज को चैलेंज तो किया हुआ है, लेकिन कल को अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो फिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट्स में क्या पेश करेंगे, कैसे पेश करेंगे? मैं इसी चीज को नुमान की तरफ लेके चलता हूँ। नुमान, अभी जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक पहला इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इंटरनेशनली हम देखते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ज़्यादा होती हैं। सवाल मेरा पर्टिकुलरली अब ये है कि हमारे यहाँ पे जो बुनत है लिटिगेशन की वो इस तरह नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को दरमियान से निकाल दें। आप देखते हैं कि एक रिट आ गई है, एफआईआर नहीं हो रही तो वो भी आप चले गए हैं, कोई टैक्स का मैटर है उसमें भी आप चले गए हैं, इवन कोई रेंट का मैटर है उसके अंदर रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप रिट में चले गए। तो अब ये जो मामला आते हैं उसके अंदर तो जाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला जाएगा और उनका उसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो जो क्रिएट करते हैं वो एफसीसी कोर्ट को उस तरह से फॉलो करना चाहिए। क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो शायद थोड़ी सी मैं वाज़ेह नहीं कर पाया पहले, 189 ने तो बड़ा सरीहन ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सब अदालतों में बाइंडिंग है एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। ठीक, सो मेरे ख्याल इसमें कोई इबाहम रह जाना चाहिए। और उसके बाद ये फैसला भी आ गया है, उन्होंने बड़ी ही वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि अगर किसी एक पॉइंट ऑफ लॉ पे, किसी एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ में कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले के बरक्स आता है तो ये एफसीसी का फैसला है जो कि नीचे वाली अदालतों पर बाइंडिंग होगा। एक सेकंड जो आपने बात की इसी से मुतल्लिका है
जो मैं पहले भी बात करना चाह रहा था। एक तो जेन में रखें कि 184 जो सेक्शन आर्टिकल हुआ करता था वो सिरे से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि उसके तहत 184(1) के तहत सूबों के दरमियान में जो डिस्प्यूट्स हैं और 184(3) के तहत जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्विंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो अब 175(e) के तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई। ये चीज भी इस चीज का इजहार करती है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। दूसरी बात आपने की कि ये किस तरह पता चलेगा कौन सा मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा या कौन सा मामला हाई कोर्ट से एफसीसी जाएगा। देखिए 175(e) 175(f) है इस बारे में, जो एपरेट जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है एफसीसी की। उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं। एक, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा मामला जिसको पार्लियामेंट ये कहे कि उस मामले की अपील एफसीसी जाएगी, तो वो उस मामले की अपील एफसीसी जाएगी। पार्लियामेंट कहे, अभी पार्लियामेंट बाय लॉ, वो केस टू केस चलेगा फिर? नहीं, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट स्पेसिफिकली कह देती है कि इस नोयत के सिविल मामलात हैं वो एफसीसी देखेगी। अभी तो जो एग्जिस्टिंग मैटर है, जो सिविल और क्रिमिनल जो एपलेट मैटर्स हैं, वो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ठीक, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि एनी मैटर इन विच द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द मैटर इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। वो कोई सिविल मैटर है, वो क्रिमिनल मैटर है, कोई और मैटर है, हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देती है कि इस मामले की अपील एफसीसी में जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द जी, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग। 2, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिट्स आपने फाइल करनी है, एक्सेप्ट फॉर द रेंट एंड फैमिली मैटर्स, जो भी रिट्स आएंगी उनकी रिट्स की जो अपील है दैट विल लाई बिफोर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक, अब मेरे ख्याल में बड़ा कैटेगोरिकल है, लेकिन जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वर्किंग होगी, नए नए मामलात आएंगे, नई नई इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी और ये जुरिस्डिक्शन के इश्यूज भी आएंगे बारहा। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो वक्त गुजरेगा तो ये मामलात मजीद तय एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी जी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर जो पहले उन्होंने फैसला किया है, क्या वो सारे के सारे कलादम करार दे दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा अगर नहीं, कोई नहीं। सर एक चीज ऐड करूं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फैसला और आ जाता है एफसीसी की तरफ से, तो हर बंदा उठ के चला जाएगा कि यार जो पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ तो वो मैं एफसीसी के पास लेके चला जाता। नहीं, वो तो नहीं, देखिए वो तो transactions जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एसएम जफर साहब की जजमेंट है 1987 की, जी। उसमें बड़ा कैटेगरी लिखा हुआ है कि जो अगर अमेंडमेंट बाद में आती है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल तो ठीक बड़ा है। क्लियर। दूसरा देखिए 189 बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है, जी, कलदम नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, वो ऐसे ही हैं, नीचे वालों पे बाइंडिंग है जब तक एफसीसी उससे बरक्स फैसला नहीं कर देती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं मियां साहब आपकी तरफ आता हूँ। अब थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें भी पढ़ना पड़ेगा नई चीज़ों को और नई चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जनाब अब अदालतें जो हैं, स्पेशली द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, वो किस तरह से मामलात को वो देख रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो पेंडेंसी है जिसको चैलेंज किया हुआ है इन अमेंडमेंट्स को, वो भी तो एफसीसी कोर्ट ने खुद ही देखनी है, तो उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी मजीद आएगी, क्योंकि वो जजमेंट जरा एलेबोरेट करेगी। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे पहलू हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अंदर अभी एम्बिग्विटी या भाम उस तरह से है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अभी तो समझ लें कि हमने कुछ 8-10 महीने हुए हैं, जी, चंद माह हुए हैं जिस इस सारे जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बने हुए। जैसे जैसे उसके सामने मामलात आएंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नए केसेस आएंगे वो देखेगी क्या उनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। लेकिन एक सवाल जो वो वक्त के साथ साथ ये चीजें डेवलप होंगी, ये हमारे ही माशरे में नहीं, ये पूरी दुनिया में सारे माशरों में जब लॉ डेवलप होता है, जूरिस्प्रूडेंस जब डेवलप होती है, तो यही तरीका है, इसी तरह से डेवलप होती है। जो जजमेंट्स डिलीवर की जाती हैं, जजमेंट्स बोलती हैं आज हम हैं कल नहीं होंगे, आज सुप्रीम कोर्ट है, ये जज साहबान है, इनके बाद कोई और आ जाएंगे, तो बाद में ये जजमेंट्स ही बोलेंगी। ठीक, हम वकला ने तो बैठ के नहीं बात करनी, हमारी जगह पे कोई और होगा तो ये जजमेंट्स नहीं बोलना है। ठीक। तो वक्त के साथ साथ क्लैरिटी आती जाती है, ठीक। हर सवाल का जवाब जजमेंट में जो है वो वक्त के साथ एड्रेस हो जाएगा। ठीक। लेकिन एक सवाल जरूर जो अभी मेरे जहन में भी अभी आ रहा था, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम ये पढ़ते रहे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल करते हैं, उधर हम लीव टू अपील फाइल करते हैं डायरेक्ट। कुछ केसेस में है जिसमें डायरेक्ट अपील है, बड़े वो माइनर से केसेस हैं, अदरवाइज लीव टू अपील है। अब लीव टू अपील तो होती ही जो है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ थी,
कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएंगे। तो पहले ही हम तो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जा रहे थे, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है और ये क्वेश्चन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का मैं है। थोड़ा सा वजाहत कर देता हूं, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक, लॉ का लफ्ज नहीं है। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का एक छोटा सा मैं जिमनी इसमें बात कर देता हूं जो कि बड़ी अहम है, इसकी अगर बात ना करें तो ज्यादती होगी। देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है वो जो भी सीनियर होगा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, उसको दिया जाएगा। इसका मतलब है दोनों को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। ये बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं। अब यह भी हमने ज़हन में रखना है कि एक तकसीम कर दी गई है कि जो नॉर्मल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स हैं, एक जेनेरिक की बाइफर्केशन है, एक्सेप्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो नीचे से हायरार्की से होते होते सुप्रीम कोर्ट पे आके खत्म हो जाएंगे। ठीक ठीक। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं वो हाई कोर्ट से स्टार्ट होते हुए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बाइफर्केशन हमें फिर भी नजर आ रही है। थोड़े बहुत कुछ पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, और जब ऊपर हमने देख लिया कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन एक गिवन वक्त में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक ठीक। सो लोअर कोर्ट का चीफ जस्टिस आ गया, यू अंडरस्टैंड। तो इस सारी चीज को हमने इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि दोनों की बाइफर्केशन मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉमन पॉइंट आ जाता है जो दोनों अदालतों के ऊपर है, तो उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बात करेगी वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंड, वो उस पे बाइंड, वरना अपनी नोयत से दोनों अलग अलग। देखिए ना, इसमें एक चीज भट्ट साहब ये है कि बार दफा पिटीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मिक्स चीज होती है, आपकी क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और क्वेश्चन ऑफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मिक्स हो सकती है ना, कोई चीज भी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जा रहे हैं लेकिन आप किसी लॉ को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, या किसी लॉ के तहत आप बात कर रहे हैं, जैसे टैक्स के मामलात हैं, इस तरह के मामलात हैं। तो एक बड़ी बारीक सी जो है वो लाइन जो है वो इसमें है, जिसको जुरिस्डिक्शन के हवाले से, और जो ऑब्वियसली जब वक्त गुजरेगा तो और दोनों अदालतों के फैसला जात आएंगे तो फिर ये क्लैरिटी के साथ चीजें आएंगी कि अच्छा ये चीज जो है ये इधर जानी है, ये जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है। इसको वक्त ने जो है वो जजमेंट। मैं एक छोटी सी बात फिर करता हूं, आपका वक्त लिए जा रहा हूं। देखिए, जब कानून लॉ अगर चैलेंज किया जाएगा ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वारिस रखी जाती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ठीक, ये बुनियादी बात बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी जो है वो नई एक तरमीम है, एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर अभी बहुत सी बारीकियां शामिल हैं जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम उसको एंजॉय भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। अगर अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ता हूँ अब और बात करेंगे कि अदालतों के अंदर जो है वो जो छुट्टियों का कॉन्सेप्ट है, जाहिर है एक मजबूरी के तहत है। अभी फ्यूल की कमी है, उसके अंदर जुम्मा, हफ्ता और इतवार को तो पहले भी थी, लेकिन जुम्मा और हफ्ता को एटलीस्ट फाइलिंग वगैरह हमारी चलती रहती थी। अब पूरा मामला जो है वो बंद हो गया है। हाई कोर्ट्स की बात की जाए, इवन अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जाए, वहाँ पर भी एक मजबूरी तो है, लेकिन क्या ये रुकावट होगी एक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अली, मैं आपसे इस बात का आगाज़ करना चाहूँगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? मजबूरी तो है, जाहिर है फ्यूल को भी आपने थोड़ा सा प्रिजर्व करना है, थोड़ी बचत भी करनी है, बाकी इदारे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर छुट्टियाँ हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं अदालतों में? देखिए, इंसाफ जो है ना, अगर उसकी फरहमी टाइम पे नहीं होगी, आपका माशरा नहीं चल सकता। आप देख लें, हमारे मुल्क में फ्यूल का जो बहरान आया है, जिस वजह से भी आया, जंग की वजह से, तो हमारे पास 28 डेज का फ्यूल मौजूद होता है। क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते कि हम जुडिशरी को या हमारी अपनी अदालतों को खुला रखें, ताकि इंसाफ तो आगे नहीं मिल पा रहा? इतनी ज़्यादा तादाद केसेस की लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। हम तो कहते हैं कि हफ्ते की छुट्टी भी खत्म करनी चाहिए, लेकिन चले, वैसे हम नहीं कहते। नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ कि हफ्ते की भी खत्म हो जाए। अली साहब, ये आप कह रहे हैं, हमें कोई से आप जाएंगे अभी, आप हम इसे अलग करते हैं अपने आप। जी जी, देखिए, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। हमें तो आगे इतनी मामलात है, स्कूल बंद है, हॉस्पिटल्स का कोई हिसाब नहीं, सड़कों का कोई निजाम नहीं, हम हर चीज में तो पीछे हैं। तो क्या इंसाफ में भी पीछे रह जाएंगे? ठीक ठीक, 4 दिन काम होता है, केस फाइल नहीं हो पाता, कभी कोई चीज मिस रह जाती है, उसकी वजह से फाइल नहीं हो पाता। 4 दिन काम करना है, 3 दिन छुट्टी है, मंडे को आने के बाद इतना बर्डन कोर्ट के ऊपर, आधे केस चलते हैं, आधे केस नहीं चलते, बाकी लेफ्ट ओवर हो जाती है। ये कौन इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल, हमें इस चीज को देखना है सर कि नुकसान तो
इवेंचुअली हमारे माशरे का, हमारी कौम का है ना। छुट्टियां जितनी मर्जी करते जाएं, हमारी कौम और पीछे जाती जा रही है हर शोबे में। स्कूल बंद है जी, आप जी ऑनलाइन पढ़ा लें। अब हर किसी के पास तो लैपटॉप या टैब तो नहीं है, वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो हमारे जो गांव देहात है वहां तो बिल्कुल इंटरनेट भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? माशरे में एजुकेशन भी पीछे चली गई, इंसाफ भी पीछे चला गया, फिर आप अपने मुल्क का क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं मियां साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी की कैफियत है, लोग जिसका कोई मसला होता है, में से अगर आप देखें कि ईद पे बेल्स वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि एकदम से थर्सडे की जो छुट्टी अनाउंस कर दी गई, तो बेल्स कई लोगों की नहीं हो सकी। फिर इसके अंदर आप 4 दिन वर्किंग है तो 3 दिन नहीं काम कर रहे। जाहिर है मजबूरी तो एक जेन्युइन है उसके अंदर, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? किसी तरह से मैनेज करके जंगी बुनियादों पे अदालतों को खोलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के अंदर भी उस टाइम के जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने कहा नहीं जो भी हो जाए इंसाफ तो होगा, जंग भी चले होती है जो भी मामला, लेकिन अदालतें खुलेंगी। भट्ट साहब, मेरे नज़दीक जो है वो छुट्टियों से ज़्यादा जो है, जब छुट्टियां इन्होंने कर दी कि जी 3 दिन अदालतें बंद रहेंगी, तो एक जो मसला हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने 3 छुट्टियां हुई पिछले हफ्ते में और एक सडन जो है वो जुमेरात की, थर्सडे की छुट्टी कर देगी। मुझे शदीद इसके ऊपर जो है वो हर वकील को इतराज है कि इस वक्त रात को अनाउंस किया गया कि सुबह छुट्टी है, सुबह बेल्स थी, सैकड़ों लोगों ने इस छुट्टी की वजह से अपनी जो है वो ईद जो है वो जेल के अंदर गुजारी। रोबकार जारी ना हो सकी, रोबकार साइन ना हो सकी, बच्चों की मुलाकात के कितने केसेस पेंडिंग थे जिसमें ऑर्डर्स होने थे। मेरे भी कई केसेस थे जिसमें मुलाकात के ऑर्डर ना हो सके, रोबकारें जारी ना हो सकी। आपने सडन छुट्टी करके एक बड़ी सख्त ज्यादती की इस निजाम में इंसाफ के साथ। ये आपको नहीं करना चाहिए था। लाहौर हाईकोर्ट एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आप पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, या तो आप लिख दे कि हम पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो छुट्टी करेंगे हम भी कर देंगे। आप नहीं, मैं भट्ट साहब जो गुजारिश करना चाह रहा हूं, अच्छा वो आपने छुट्टी कर दी, उसके बाद जो अगला अलमिया हुआ भट्ट साहब, जो इस वीक में अलमिया हुआ, सोमवार वाले दिन छुट्टी थी, मंगल से अदालतें खुली। यकीन करें ट्यूसडे वाले दिन सिविल कोर्ट के 20 जजेस छुट्टी पे थे, ठीक, यानी कि 20 जजेस बुध वाले दिन छुट्टी के ऊपर। और इस दफा हमारी जो लाहौर बार एसोसिएशन थी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि जुमेरात की स्ट्राइक नहीं की, अदरवाइज जुमेरात की स्ट्राइक भी होती है, वो भी ऐड कर ले तो 3 दिन पीछे बचते हैं, मंगल और बुध। और बुध वाले दिन कुछ जजेस छुट्टी पे थे। आपने तो फिर इससे बेहतर है कि आप मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दें, अदालतें बंद कर दें, घर बैठ जाएं सारे। ये तरीकाकार नहीं है। अगर आपने ये 3 दिन काम नहीं करना, मुझे इसके ऊपर इतराज नहीं है कि आपने क्यों बंद किया है, आपने 3 दिन काम नहीं करना, जुमा हफ्ता त्वार आपने छुट्टी करनी है। जो बाकी 4 दिन है फिर उसमें किसी भी जज की छुट्टी आएगी तो आप उसको जो है वो डिसअलाउ करें। सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, जो भी सीनियर एडिशनल सेशन जज होता है, सेशन जज के साथ जो मॉनिटर कर रहा होता है, वो इंश्योर करे जजेस की, जो अनलेस अनटिल कोई ऐसी बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो जाए कि आपने जो है वो छुट्टी करनी है। अदरवाइज आप रूटीन में अगर उनको छुट्टी दे देंगे फिर तो निजाम में अदल। देखिए इन 6 में इनकी वजह से, ये छुट्टी की वजह से भट्ट साहब कम से कम एक केस जो है वो 1 साल और आगे चला जाएगा, 1 साल और आगे चला जाएगा और ये ज्यादती हो जाएगी। आपने अगर काम इन 4 दिनों में करवाना है तो इन 4 दिनों में काम का मतलब यह है तो फिर जज साहबान जो है वो ब्रेक भी जो है वो 1 घंटे की ब्रेक ना करें, ठीक, ब्रेक भी फिर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में 1 से लेके 1:30 तक जो है वो ब्रेक होगी। बिल्कुल ठीक। ब्रेक हमारी 2 घंटे की होगी, 12:30 जज साहबान जाते हैं, 2:30 बजे वापस आते हैं। मैं नुमान आपकी तरफ आऊंगा। नुमान, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको किसी तरह से, एक तो ये है कि बड़ा ये ऑब्जेक्शन आती है ट्रायल कोर्ट में खास तौर पे कि अगर आपका एक केस एक ऑनरेबल जज साहब के पास लगे और वो छुट्टी पे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई मामला, लेकिन उनके जो ड्यूटी जज साहबान है वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कॉन्क्रीट स्टेप उसके अंदर। वो कहते हैं जी वो आएंगे, उसको देखेंगे, आप जो भी है, कोई अटेंडेंस वगैरह मार्क होगी, रस्मी बात होगी। तो ये जो, मैं तो ज़ाती तौर पे किसी भी ऑनरेबल जज की छुट्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंसाफ की छुट्टी के खिलाफ। इंसाफ तो छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए ना। अगर आपके ड्यूटी जज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं या उसका मुकदमा किसी दूसरे जज के पास लग जाता है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, निज़ाम ठीक है, वो हम क्यों नहीं अप्लाई कर लेते। देखिए इसका खास सबको एक चीज़ का पता है कि जब जंग अजीम दोम जारी थी तो चर्चिल ने अपनी टीम से पूछा, बल्कि किसी ने चर्चिल को बताया कि हम जंग हारने लगे।
उन्होंने पूछा क्या हमारी अदालतें कायम हैं? उन्होंने कहा कायम है। उन्होंने कहा फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। हजरत अली का भी कौल है कि जुल्म का निजाम चल सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये बुनियादी बातें हैं जिनको हमने जहन में रखना है। देखिए जो आप कह रहे हैं, मेरे कुलीग्स ने भी ये बात की, आप कह रहे हैं कि पहले 5 दिन या 6 दिन काम हुआ करता था, जो 5-6 दिन पहले हुआ करता था उसमें कितना काम किया जाता था। ठीक। देखिए नीचे वाले तो जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो मुझे लगता है कि एक हद तक काम कर रहे हैं। ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की अगर आप बात करें सबकी, 2 घंटे 2.5 घंटे आपको सिंगल जजेस जो बैठते हैं सिंगल बेंचेस, और 1 घंटा 1.5 आपके पास जो डिवीजन बेंचेस होती हैं। कुछ जजेस हैं जो कि 2 या 3 या इक्का दुक्का होंगे जो कि 3-4 बजे तक फैसले अदालतें लगाते हैं। लेकिन नुमान अभी आपके लेफ्ट ओवर की तादाद बहुत कम होगी। अब सारे ऑनरेबल जजेस लिस्ट मुकम्मल करके सर देखें, लेफ्ट ओवर्स तो अगर मैं क्रिटिसिज्म डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा जी, देखें अगर आपने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने प्लीडिंग्स ही पे फैसला करना है, जो कि आप देखेंगे 70% जो फैसले हाईकोर्ट के सामने जो केसेस आते हैं बगैर सुने कहते थे काउंसिल ऑफ हर्ड यू, और वो प्लीडिंग्स की बुनियाद पे फैसले करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है, 7 दिन हमें छुट्टी दे दें, हम फ्यूल बचाते हैं, हम ड्राफ्ट फाइल करते रहेंगे, प्लीडिंग फाइल करते रहे, आप उनको देके फैसले करते जाएं। बिल्कुल ठीक। पेट्रोल भी बच गया, आपको भी नहीं आना पड़ेगा, हमें भी नहीं आना पड़ेगा। पॉइंट आया। मैं अली की तरफ जाता हूँ। अली, हम क्यों जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस को, कुछ हद तक तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने किया है अभी मामला, बायोमेट्रिक का किया है, फिर आपका सिस्टम जो है वो मैसेज का बड़ा अच्छा हो गया, फिर इस तरह से कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है वो भी आपकी लाइव प्रोसीडिंग आती है वेबसाइट के ऊपर। काफ़ी चीज़ें हमें अप्रिशिएट भी करनी पड़ेंगी, लेकिन फर्दर अगर इसको एलेबोरेट करना चाहें, फर्दर इसके अंदर अगर जिद्दत लाना चाहें तो आप घर बैठे भी आर्ग्यू कर सकते हैं, दफ्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। उस मॉडर्न डिवाइसेस को हम क्यों अप्लाई नहीं करते? आप पता है आपको कई 100 लोगों की मीटिंग जो है वो आपकी हो सकती है, वो डिफरेंट जो है वो आपके ऐप मौजूद हैं, डिफरेंट आपकी वेबसाइट मौजूद है, तो उसको बरूह कार क्यों नहीं लाया जाता? आप समझते हैं इसके अंदर अभी मार्जिन मौजूद है जिसके अंदर गौर करना चाहिए? देखिए, हमारे मुल्क अभी इतना तरक्की तो नहीं कर सका कि हम टोटली इसको जो है ऑनलाइन ले जाएं कि अब बिल भी आप घर बैठे ले रहे हैं, या यानी कि लेकिन अली प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स हो गए, कंपनी हो गई, कई लोग हैं इस तरह के, वो सारे प्राइवेट सेक्टर तो इसमें सर वो मामला हो रहा है ना, यहाँ पे आपने मुलजिम को पेश करना है, यहाँ पे तो आपको पता है मुलजिम शायद घर में बैठा हो, क्यों अदालत में पेश किया जाता है? ताकि पता चले कि मुलजिम इनकी हिरासत में है। ठीक है, वो ऑनलाइन तो ये चीजें नहीं हो सकती। सिविल साइड पे आ जाए, अपील साइड पे आ जाए। सर अब वो बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि हमें मॉडर्न डिवाइसेस को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरी कंट्री जो डेवलप्ड हो चुकी हैं वो इसी तरह ही कर रही हैं। वो तो आपको मैसेज आता है कि इतने बज के इतने मिनट की आपकी हेयरिंग होनी है, उतने बजे आपने पहुंच जाना है, और आपकी 2 से 3 मिनट की हेयरिंग होती है। आपको सारा दिन हाई कोर्ट्स के बाहर या अंदर खड़ा नहीं होना पड़ता। यहाँ तो पूरे वकला आपको पता क्या हालात है। तो बताने का मकसद यह है कि हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, अभी तो हमें इसी सिस्टम को लेके साथ चलाना पड़ेगा। हाँ, हमें इंप्रूव करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। दुनिया जैसे जा रही है, 4G आ गया, 5G आ गया, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जिससे आपको फायदा हो। इवेंचुअली देखिए, आपने अगर रियासत को तरक्की पे लेके जाना है तो आपको मॉडर्न डिवाइसेस लेके आनी पड़ेंगी ही, दुनिया के साथ चलना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जंगल में बैठे रहे एक गांव बनाकर और बाकी दुनिया जो तरक्की कर पाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। अली ने भी वही पॉइंट किया जिसका मैं तरफ इशारा कर रहा था। प्राइवेट लाइफ के अंदर हमारी जो है वो डिवाइस बड़ी इंप्रूव हो गई है, मोबाइल हमारा कंप्यूटर हो गया है सारी, बल्कि तीसरा हाथ ही बन गया है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है, क्लाइंट्स के साथ चल रहा है, सारा मामला हो रहा है, ईमेल चल रही है। अब हम देखते हैं कोर्ट्स के अंदर उस तरह से मामला नहीं है अभी तक। नोटिस जो है वो अगर आपने सर्व करना है उसका वही तरीका है, वो 80% केसेस यहीं पे हैं, ये नोटिस हो रहे हैं, तामील नहीं हुई, उसके ऊपर अखबार इश्तिहार कर दे, फिर अखबार इश्तिहार हो गया, फिर उसके अंदर सेटिंग साइट की एप्लीकेशन आ गई। क्यों हम इसको इनकलकेट नहीं कर रहे अपनी उस तरह से जो होना चाहिए? तरमीम तो आ गई हैं, लेकिन यह है कि इस जो टेक्नोलॉजी को जिस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए वो शायद मिसिंग है, और आपकी प्रॉब्लम सब डिमांड कर रही हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। बट साहब बिल्कुल, तरामीम जो अभी आई तरामीम, उससे पहले भी लॉ के अंदर मॉडर्न डिवाइसेस थी जी। सीपीसी के अंदर ये मौजूद था कि आप मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए जो है वो किसी की भी सर्विस जो है वो डिफेंडेंट की या रिस्पोंडेंट की सर्विस कर सकते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जो हमारा कानून है ये फंक्शनल नहीं है, ये ऑपरेशनल नहीं है। जज साहबान जो है वो पूरी तरह से आगाही नहीं है उन्हें उन सेक्शंस की, उन ऑर्डर्स की जिसके तहत ये सारे काम होते हैं। एक पूरा सिस्टम सीनियर सिविल जज के अंडर मौजूद है जिसके तहत अगर फर्ज करें
आप लाहौर से बाहर कराची के किसी पार्टी को जो है वो आपने नोटिस सर्व करना है, तो आप इधर सीनियर सिविल जज को आप नोटिस जमा करवाएंगे, ये इधर से जो है वो बदरिया फैक्स या ईमेल जो है वो सीनियर सिविल जज कराची को भेजेगा, वो उधर से उसका प्रिंट लेगा, बल्कि 2 प्रिंट लेगा, अपने प्यादे को जो प्रोसेस सर्वर है उसको थमाएगा, वो पार्टी की जाके सर्विस करवा के वापस सीनियर सिविल जज को देगा और वो उसी प्रोसेस के जरिए जो है वो इस अदालत में वापस आ जाएगा। सारा सिस्टम मौजूद है। इसी तरह से बाहर के मुमालिक में भी अगर आपने करना है तो एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन मसला क्या है कि फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मंसूर अली शाह साहब ने ये मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से किया कि जब आप किसी की सर्विस करवाने जाते हैं तो साथ उसकी तस्वीर बनाएंगे। इनको एंड्रॉयड मोबाइल भी दिए, प्रोसेस सर्वर जितने भी हमारे सिविल कोर्ट के, लेकिन अल्लाह की रहमत से एक का भी नहीं हुआ, किसी ने भी कभी कोई तस्वीर बना के जो है वो नहीं दी। पता नहीं कौन किसकी सर्विस करवा के ले आते हैं, और मोस्टली बोगस होता है, बोगस होता है। तो मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश और जो है वो करना चाहूंगा, जो आपने बात की ना मॉडर्न डिवाइसेस, हमें अपना सिस्टम, हमारा 2G नहीं इधर चलता। आप कहते हैं ना ऑनलाइन चीजें कर ले, हमारा तो 2G नहीं इधर चलता। मुझे कल एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब कह रहे थे कि ये हम इधर ऑनलाइन जो है जब वो केस की हियरिंग होती है तो बाज दफा हमारी आवाज ही जज साहबान को नहीं पहुंच रही होती, जज साहबान की आवाज हमें नहीं पहुंच रही होती। ये मसले मसाइल है। तस्वीर बाद दफा कैमरे को इतने जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि जज साहब कौन कौन से बेंच जो है वो कौन सा जज किस साइड पे बैठा हुआ है, ब्लर होते हैं कैमरा। इन चीजों को बेहतर अगर कर लें तो मॉडर्न डिवाइसेस जो है वो अच्छी चीजें होनी चाहिए, अच्छी हो जाती है। नासिर, अभी तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ जाना है। इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें रास्ता होना पड़ेगा और अपना जो जुडिशल सिस्टम है उसको भी इसके साथ कहीं ना कहीं अटैच करना पड़ेगा। नई तरमीम आई है नादरा लॉज के अंदर, अभी उस तरह से लॉ नहीं बना, लेकिन सेनेट ने गालिबन इसको जो है वो अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो है नादरा किसी भी शख्स का जो किसी क्राइम के अंदर मुलव्वस हो उसके ID कोड को ब्लॉक कर सकता है। नुमान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा लॉ है, क्रिमिनल उस तरह से पकड़े नहीं जाते तो उनका ID कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो आपको खुद ही उनको पेश होना पड़ेगा। देखिए, असल में चीज़ इसको हमने इस तनाजुर में देखना है कि किस फैसले के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले, जो हाई कोर्ट का गालिबन फैसला है जिसमें उसके बाद ये तरमीम लाई गई है, ठीक, उसमें हुआ ये था कि जो अक्सर नादरा वाले अपने ऑन पे CNIC को ब्लॉक किया करते थे या नीचे से सिविल कोर्ट वगैरह, या अक्सर मैंने कराची में जरूर देखा है कि जो ही एब्सकॉन्डर बनाया जाता है तो उसका जो उसका NIC है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि उस एब्सकॉन्डर होने पे, देखिए एब्सकॉन्डर्स इन इटसेल्फ कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ढेर हैं कि जरूरी नहीं है कि एक बंदा एब्सकॉन्डर हुआ है तो उसकी बदनीयती है। एक बंदा डर के भी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर सकता है, जरूरी है कि मेरिट पे उसका केस अच्छा हो। तो आप ये ठीक है कि लॉ ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी, हमें पता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग कैसी दी जाती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद, सुनने के बाद एक रीजन फैसला किया जाएगा, ठीक है। अभी जो आप एग्जिस्टिंग आपके इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो कितनी हियरिंग देते हैं, कितने रीजन फैसले करते हैं? आपकी आधे से ज्यादा जो रिट जुरिस्डिक्शन में मामलात होते हैं उसमें आपकी यही लैप्सेस है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई। जो फैसला किया गया है उसमें सिर्फ लिख दिया जाएगा हमने इनको सुन लिया है, उनका केस नहीं बना, तो बैलेंस रीजन नहीं है, ठीक है। सो ये कम से कम आइन के अंदर डाल दिया, लेकिन असल में प्रॉब्लम आपका ये है कि क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन हो पाएगी, इंप्लीमेंटेशन हो पाएगी। और छोटी सी एक बात कर दूंगा इसमें, जो मैंने डॉन में पढ़ा है उसमें एक तो कहा है कि क्रिमिनल जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, ताकि वो जो शहरी सहूलियात दी जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे सिम्स पे भी उनका इफेक्ट होगा, प्लस और जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई टैक्स गालिबन पे करना चाहते हैं, जहां जहां NIC इन्वॉल्व होगा वो सर्विसेज भी यूज नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है डबल जेपटी है, डबल जेपटी। आपने एक शख्स को पकड़ लिया है, कानून के मुताबिक उसका आपने फैसला करना है, अभी वो उसका ट्रायल पेंडिंग है, लेकिन तो आप इसको डबल नहीं हो रहा, नुमान अगर अपीयर नहीं हो रहा तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना पड़ेगा। अपीयर नहीं हो रहा, उस मामले की हद तक अपीयर नहीं हो रहा ना, आप शहरी सहूलतें कैसे बंद कर शहरी? मैं अली आपकी तरफ जाऊंगा। एक मजबूर किया जा रहा है, पहले भी लॉ में मौजूद था कि कोर्ट से मुहैया लिए जा सकते हैं, कोई एग्जीक्यूशन का मामला हो, क्राइम के अंदर तो जाहिर है उसको जब तक अपीयर नहीं होगा तो ट्रायल इन एब्सेंशिया तो चलते ही नहीं है, कोर्ट उसके अंदर बंद कर देता है कि जब पकड़ा जाएगा तब मामला होगा। तो बेहतर है उसके अंदर कम से कम कानून का सामना तो करना पड़ेगा मुल्जिम को।
देखिए, आप किस तरह देखते इस हद तक तो ठीक है कि क्रिमिनल ऑफेंस किया, इतना बड़ा ऑफेंस किया कि उसको उसका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन दूसरे मामला में मिसाल के तौर पे एक बंदे ने को कत्ल किया है, लड़ाई झगड़े में मुलविस है, लेकिन वो टैक्स पेयर भी है, अगर उसका आईडी कार्ड बंद होता है तो दूसरे मामला भी उसके रुक जाएंगे, तो फिर क्या करेगा? गवर्नमेंट का तो नुकसान है। भाई आगे देखने अपीयर हो जाए ना, एप्लीकेशन दे अपना। सर, वो जैसे मेरे सीनियर ने बात की है अभी कि किसी वजूहात की बिना पर ये अपीयर नहीं हो सकता। ठीक, उसका किसी भी टाइम उसका केस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो डर से नहीं आता। ठीक। तो मसला ये है कि हमने ये देखना है कि हमें किसको ब्लॉक करना है, किसको नहीं करना। ये नहीं कि हमने, आपको पता है इस तरह के लोग फिर फायदा भी उठाते हैं, उठ उठ के आपके किसी का भी आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे। आप छोटी सी एप्लीकेशन डाली, उसने ये किया, आईडी कार्ड ब्लॉक कर दो। हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? क्या कर क्या रहे हैं? हम अपने ही शहरियों को इतना फंसा रहे हैं, इतना डुबा रहे हैं कि थक के बैठ जाए, वो कुछ भी ना करें। ये पॉइंट वैसे अच्छा आ गया। मैं वो कह रहे हैं कि इतना शफाफ आपका सिस्टम तो नहीं है। FIR आपको पता है इधर मैनेज भी हो जाती है, फिर कई दफ़ा तो चलान आपका सबमिट हो के पता चलता है जी आप के बेलेबल वारंट आ चुके हैं, तो परफेक्ट नहीं है सिस्टम। तो उस वजह से फिर इसके अंदर थोड़ी सी एक लीनियंसी होनी चाहिए थी। अक्सर लोगों को पता चलते हैं मेरे खिलाफ FIR हो गई है, मेरा अच्छा तो नहीं भट्ट साहब, इस जो कानून ये जो लाया जा रहा जी। है, इसके पीछे एक तनाज़र और भी है। अच्छा वो जो हम मिस कर रहे हैं, जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड है, CNIC है, इसके ऊपर कई और अफगानिस्तान में नाम ले लेता हूँ, अफगानी जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, वो भी ट्रैवल करते हैं। ठीक। हमारे लिए कई मसाइल बैरून ममालिक में हुए हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी किसी, जारी बात है वो शहरी तो पाकिस्तान का गिना जाएगा ना, जब उसके पास CNIC पाकिस्तान का है। तो बाहर जो है कई ये जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है, इसमें भीख मांगने के मसाइल है, इसी तरह से मैन ट्रैफिकिंग के मसाइल हैं और क्राइम के मसाइल हैं। तो पाकिस्तान की बदनामी होती है। इस चीज को भी एड्रेस करने के लिए कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा। इससे पहले ये जो नादरा का जो ऑर्डिनेंस है 2000, इसका सेक्शन 18 जो है वो ये इख्तियार देता है सिर्फ वफाकी हुकूमत को। नादरा के पास तो इख्तियार था ही नहीं कि वो किसी का ब्लॉक करे। ये तो गवर्नमेंट, इंटीरियर गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो किसी का आईडी कार्ड ब्लॉक करे। अब मुख्तलिफ तनाजर में ये आईडी कार्ड ब्लॉक होना जो है वो उसकी कंडीशंस होंगी। अब वो कानून आएगा, उसको पढ़ेंगे, हमारे सामने मौजूद होगा, तो हम उसके ऊपर ज्यादा अच्छी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तनाजर तो ये मिस यूज है जो बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा, कई क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिन्होंने कितने कितने मर्डर्स किए हुए हैं और वो यूरोप में बैठे हुए हैं, पिछले 20-20, 30-30 साल से बैठे हुए हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर 20 कत्ल के मुकदमात हैं, उनको भी तो वापस लाना है, वो किसी तरह नहीं आ सकते। एक बात, और एक बात मैं एक कल ही मेरे साथ एक दोस्त डिस्कस कर रहा था, एक बंदा बैरून मुल्क बैठा हुआ है, वो फैमिली कोर्ट की डिग्री हो गई है उसके खिलाफ, वो उसने असाइलम ले लिया बैरून मुल्क में। अब वो डिग्री इधर बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा, वो उसने तो कभी पाकिस्तान आना ही नहीं है, उसने तो असाइलम जो है वो ले लिया उधर, वो तो उधर बैठा हुआ है। कई ऐसे केसेस हैं बच्चों की मेंटेनेंस, फैमिली केसेस में जो है ये तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट आई, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है जिसमें उन्होंने कहा, जैसे नुमान साहब ने कहा कि इख्तियार नहीं है अदालतों को, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को किसी का CNIC ब्लॉक करने का, लेकिन अब ये इख्तियार दिया जा रहा है ताकि जो डिग्री की जो एग्जीक्यूशन है वो भी तो हो सके। किसी ने डिग्री लेके बैठ जाना, वो बंदा बैरून मुल्क आता ही नहीं है, वो पेश ही नहीं होता, 100 साल गुजर जाते हैं उस डिग्री का, वो क्या करेगा? आपने बस वो एक पेपर ही है ना, कोर्ट ने उसको दे दिया। तो ये कई इसमें अच्छी चीजें, हाँ जजमेंट्स ये भी कहती है कि उसका फंडामेंटल राइट है, इसको केस टू केस देखना पड़ेगा, आप उसको एज ए होल नहीं दे सकते, हर बंदे को इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा, इसका बनता है या इसका नहीं बनता, उस हवाले से उसका CNIC ब्लॉक किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, अच्छी तरमीम है या नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अंदर हम तबसरा और अपनी डिबेट जारी रखेंगे ताकि कानून साजी जो है उसके असरात जो हैं वो आम एक शख्स तक पहुँच सकें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम का करता हूँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।